हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। ये वीडियो कल आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ट्रांसमी था तो मैं सोचा एक दिन आप लोग को थोड़ा आराम दे दूँ। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। ये वीडियो इतिहास का है और इतिहास में जितने भी फैक्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट जो है आज के सेशन में आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का सेशन। मुझे पूरा उम्मीद है कि सेशन समाप्त होते होते जो बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे। ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका जवाब देने से पहले ये मैं पहले बता दूं कि वेदांत होता क्या है। लोगों में से सबको पता है कि वेदांत किसे कहते हैं। चलिए मैं बता, देखिए वेदांत वेद का अंग अर्थात वेदांग। क्या आप लोग को अब समझ में आया? अगर नहीं आया तो और मैं क्लियर करता हूँ। देखिए वेद कितने होते हैं आप लोग सब जानते हैं। वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन वेद को समझना उतना आसान नहीं है। तो वेद को समझने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया। वेदांग के माध्यम से वेद को आसानी से समझा जाता है। ठीक है, तो वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 6। कौन कौन सा वेदांग है हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। वेदांग एक है शिक्षा, जिसको कहते हैं उच्चारण विधि। एक है कल्प, जिसे कर्मकांड कहते हैं। एक है व्याकरण, निरुक्त अर्थात भाषा भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। ये कुल 6 वेदांग है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के मापों का विधान है? यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए, और सही जवाब आपका है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्यों होगा? क्योंकि शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति को डेडिकेटेड है। ट्रांजिशन में हम लोग और अच्छे से समझते हैं। देखिए शुल्ब सूत्र जो है इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के मापों का विधान दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो है ज्यामिति और गणित का अध्ययन शुल्ब सूत्र से ही प्रारंभ होता है। अब देखिए यज्ञ वेदी का माप कितना होगा, ये तो तब आपको पता होगा जब आपको ज्यामिति का जानकारी होगा। ज्यामिति कहाँ दिया गया? ये शुल्ब सूत्र में बताया गया है। शोर्ट सूत्र में क्या है? शोर्ट सूत्र में राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्गों के धनाढ्य पुरुषों के द्वारा सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। 3 उच्च वर्ग, 3 उच्च वर्ग कौन है? उस समय 3 उच्च वर्ग का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों और राजाओं के द्वारा जो वहां के धनाढ्य पुरुष थे, उनके सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान का उल्लेख किया गया स्रोत सूत्र में। गृह सूत्र में क्या है? गृह सूत्र में जात क्रम, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध इत्यादि घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों विधि विधान किया है गृह सूत्र। तो शुल्ब सूत्र क्या है ये आप लोगों ने समझ लिया। इसमें ज्यामिति से संबंधित जानकारी दिया गया है। स्रोत सूत्र क्या है? स्रोत सूत्र में राजाओं, मतलब जो राजा है प्लस जो धनाढ्य 3 वर्ग है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसमें जो धनाढ्य है, सारे नहीं, जो उसमें धनी है, इन सब के मनुष्य सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान का वर्णन स्रोत सूत्र में किया गया है। और गृह सूत्र में ये सब का विधि विधान मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं। जहां पे आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग को लगे कि मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बस अपना वीडियो को पॉज करें और रुक जाइए पीछे आके। बहुत ज्यादा समय लूंगा, आप लोग का समय जाएगा। यूट्यूब का जो फायदा है उसका हम लोग फायदा उठाते हैं। जल्दी से क्लास समाप्त करते हैं और जहां आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है वहां पॉज कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। या पीछे का मिस हो गया तो पीछे जाए और फिर पढ़ना शुरू करें। आर्यों की प्रमुख नदी कौन थी? आर्यों की प्रमुख नदी सिंधु थी। और दूसरी नदी क्या थी? दूसरी नदी सरस्वती थी। सबसे प्रमुख सिंधु और दूसरी प्रमुख थी सरस्वती। सरस्वती नदी जिसे नदीतम अर्थात सरस्वत नदी कहा गया। कि एक चीज याद रखिएगा कि सिंधु नदी को सर्वप्रमुख नदी के रूप में वर्णन किया गया है। सिंधु नदी का, सरस्वती नदी का दूसरे दूसरे सरस्वती नदी के रूप में। लेकिन ये जो आपको आ, नदीतम, नदीतम का उल्लेख किसके लिए किया गया? नदीतम का उल्लेख सरस्वती नदी के लिए किया गया, ना कि सिंधु के लिए, जबकि सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नदीतम अर्थात सरस्वती नदी का प्रयोग किस नदी के लिए किया गया है? वैदिक काल की मैं बात बता रहा हूँ। किसके लिए किया गया? सरस्वती नदी के लिए, जबकि सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है। कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? आप लोग में से मुझे लगता है सारे बच्चे जानते होंगे अष्टांगिक मार्ग
बौद्ध धर्म से संबंधित है। आखिर बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया। दुख की निवृत्ति का मतलब क्या था? दुख की समाप्ति के लिए। बौद्ध धर्म में 4 सत्य के बारे में बातें की गई। 4 आर्य सत्य, मतलब 4 जो सत्य है उसके बारे में बात किया गया बौद्ध धर्म में। क्या-क्या ये सत्य है? पहला सत्य है दुख, मतलब हर आदमी के जीवन में दुख है, ये बौद्ध धर्म में पहला सत्य बताया गया। दूसरा सत्य बताया गया दुख का कारण। दुख क्यों होता है? इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है? जो बौद्ध धर्म में बताया गया है कि दुख के पीछे का कारण है तृष्णा। और क्या कारण है? लालच। ये कारण है बौद्ध धर्म में जो बताया गया दुख का कारण। और इससे दूर किया जा सकता है, ये तीसरा उपाय है, तीसरा सत्य है, इसे दूर किया जा सकता है। अगर हम तृष्णा और लालच को त्याग दें तो मुझे हमें दुख नहीं होगा। और चौथा बात बताया गया अष्टांगिक मार्ग का, कि अगर हम 8 मार्गों का हम लोग अपने जीवन में करें, इसे एक्सेप्ट करें, इसे अपने जीवन में ले आए तो हमें दुख कभी नहीं होगा। ये 4 अष्टांगिक मार्ग में क्या-क्या आता है? ये आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए, ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म में कभी भी बहुत ज्यादा रेडिकल की बात नहीं की गई। बौद्ध धर्म में हमेशा मध्यम मार्ग की बात किया गया है कि बीच का आप रास्ता निकालें, न बहुत ज्यादा धनी न बहुत ज्यादा गरीब, बीच का मार्ग निकालें। ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण लेसन है। हम लोग इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। 8 साधन, ये 8 साधन है। एग्जाम में अगर आप देखेंगे बहुत बार ये 8 के अलावा कुछ और पूछा गया है। संलेख लिख के कुछ और बता लिख दिया गया। आप लोग को ये 8 का नाम रखना, याद रखना है कि 8 कौन-कौन से हैं। ठीक है? 16 महाजनपदों में वर्णित मल्ल गणराज्य की राजधानी कौन थी? देखिए, ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है, खासकर जो महाजनपद पाल है, उसमें 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, ये महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी राजधानी कौन थी। आज पूछा गया है मल्ल गणराज्य की राजधानी कौन थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा, जिसे अब कुशीनगर भी कहा जाता है। ये 16 महाजनपद में वर्णित मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा थी। यहीं पर बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब था मुक्ति मिलना। यहीं पे महात्मा बुद्ध को मुक्ति मिला था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनारा की पहचान कुशीनगर जिले के कुसिया से की गई है। ठीक है? अवंती, अवंती महाजनपद 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन सा? उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मति। और जो एक तीसरा है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी अभी का जो प्रयागराज है वहां पे कौशाम्बी है, जो कुछ समय पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसे यहाँ पे इलाहाबाद लिखा गया, अब ये क्या है? प्रयागराज। इसे ध्यान रखिए। बिंदुसार के दरबार में आने वाले विदेशी राजदूत कौन? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन कौन थे विदेशी राजदूत। इसमें से विदेशी राजदूत थे डायमेकस और डायोनिसन। ये विदेशी राजदूत थे जो बिंदुसार के समय में आए थे। बिंदुसार के समय में पश्चिमी यूनानी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डायमेकस तथा डायनोसिस 2 विदेशी राजदूत उनके दरबार में आए थे। जो डायमेकस था, ये सीरिया के शासक एंटियोकस के कहने पे एंटियोकस द्वारा डायमेकस को भेजा गया था बिंदुसार के राज्य में। और एक बात और है कि डायमेकस से पहले जो आने वाले थे विदेशी राजदूत, वो थे मेगास्थनीज, लेकिन मेगास्थनीज की जगह पे डायमेकस को भेजा गया था। और डायोनिसस जो है मिस्र के शासक पालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, वो भी बिंदुसार के समय में मगध है। मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? देखिए, हर समय में आप देखें कि हर समय में राज प्रशासन चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए गए थे। मौर्य काल में बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए गए थे। उस समय जो राजस्व विभाग थे उसके हेड को समाहर्ता कहा जाता था। इसे ध्यान रखिए, समाहर्ता कहा जाता था। और संनिदाता कौन थे? ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, जबकि युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। जबकि कर्मांतिक जो था राज के उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था कर्मांतिक। क्योंकि जितने भी खासकर प्रशासन संबंधी व्यक्ति हैं, उनके बारे में मौर्य प्रशासन ही नहीं बल्कि मुगल सल्तनत, हर
सुशासन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक के बारे में तो बिल्कुल आप लोग जानिए। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग बहुत जितने बच्चे हो सके मैक्सिमम बच्चे यज्ञ विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या कमी आपको मिल रहा है, हम लोग उसे जल्द से जल्द दूर करने का कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए। देखिए इस प्रश्न में कभी कभी बच्चे को कंफ्यूजन होता है, मैं उसे भी क्लियर कर दूं। क्वेश्चन में पूछा गया सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, यह आंसर आपका इंडो ग्रीक होगा। कुछ बच्चे कुषाण भी समझते हैं, लेकिन कुषाण नहीं है, इंडो ग्रीक है। एक्चुअली कुषाणों ने क्या किया था कि जो सोने के सिक्के थे वो काफी मात्रा में चलाते थे, लेकिन सबसे पहले इंडो ग्रीक ने चलाया था। ठीक है, कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए, इसलिए बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुषाण पे टिक लगा देते हैं, लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाएगा तो इंडो ग्रीक में लगाएंगे। सातवाहन ने सीसा, तांबा और कांसे के सिक्के चलाए। इसमें खासकर सीसा बहुत फेमस है, ये सातवाहनों द्वारा चलाया गया, अपने आप में एक अलग किस्म का सिक्का था, इसीलिए ये पूछा भी जाता है कि सीसा का सिक्का किसने चलाया, तो उस समय सातवाहन का जवाब देना होगा। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया? देखिए ये जो जितने भी युद्ध आप लोग में से सारे बच्चे लगभग जानते होंगे कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, उसका परिणाम क्या हुआ था। तो जो जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? जयचंद चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। देखिए चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी कन्नौज के गढ़ोर शासक जयचंद के साथ के मध्य हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। ठीक है, कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। अब हम देखते हैं तराइन का दो युद्ध, 1191 में प्रथम तराइन युद्ध, 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध। ये किसके बीच हुआ? ये दोनों सेम व्यक्ति के बीच हुआ, सेम शासक। मोहम्मद गौरी एक तरफ और दूसरे तरफ पृथ्वीराज चौहान। पहला लड़ाई तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। दूसरी तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए कुतुब मीनार अगर पूछा जाता है, आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में हुआ। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसी के नाम पर कुतुब मीनार पड़ा, जबकि ये दोनों गलत है, गलत पार्शियल गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार का निर्माण अवश्य था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान नहीं है, इसमें और सारे आदमी का भी योगदान है। हम लोग देखते हैं किसका किसका योगदान है। देखिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है किस निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया। किसने योगदान दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों ने योगदान दिया। क्या क्या योगदान दिया आइए बताते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इसको आरंभ किया गया था, ठीक है, और इल्तुतमिश के काल में ये पूरा हो गया। इसका मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसमें सहयोग किया, इल्तुतमिश ने भी सहयोग किया, ये दो तो हो गया। फिर फिरोज तुगलक के काल में बिजली गिरने से इसको नुकसान हुआ, जिसे कि फिरोज तुगलक ने सही करवाया। ठीक है, और चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण कराया। पहले चौथी मंजिल तक था, चौथी मंजिल को नुकसान हुआ, फिर फिरोज तुगलक ने उसको सही भी कराया और एक मंजिल का निर्माण भी कराया। ये तो हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर। जो क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक चीज बताया था कि बहुत बच्चे ये बताते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे रखा गया, जबकि सही जवाब है कि कुतुब मीनार जो है वो बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शासक का नाम आप लोग बहुत ज्यादा नहीं सुने होंगे, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग गलत दे दें। इसका जवाब है मोहम्मद शाह खिलजी, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। एक चीज मुझे बताएं कि आखिर क्या कारण है कि मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया, जबकि इससे ज्यादा ताकतवर बलबन है, इससे ज्यादा ताकतवर अलाउद्दीन खिलजी है, और इससे ज्यादा ताकतवर इल्तुतमिश भी था अपने समय में, लेकिन क्या कारण है कि मोहम्मद शाह खिलजी ने ही खलीफा अपने आप को घोषित किया? देखिए होता क्या है, हमेशा आप लोग देखते होंगे कि जो कमजोर होता है वो अपने आप को बड़ा करके बताता है, अपने आप को भगवान से जोड़ के बताता है। उसी तरह मुबारक शाह खिलजी जो अपने आप को खलीफा कह के प्रस्तुत किया कि जिससे ज्यादा से ज्यादा उसका फॉलोअर बन सके।
इस ये कौन थे? तो मलिक कफूर जो है, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने मुबारक शाह खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर मुस्लिम बना। ये फैक्ट वैसे ही बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। और उसके बाद खलीफा घोषित किया। कितने? मुबारक शाह खिलजी ने जब कारावास से बाहर निकले तो अपने आप को खलीफा घोषित किया और अल इमाम खिलाफत उल उल्लाह की उपाधि धारण की। ये सब आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कम है। इसे जरूरी नहीं कि इसे याद करके अल इमाम खिलाफत उल उल्लाह ये किसने अपने आप को घोषित किया? खलीफा घोषित किया मुबारक शाह खिलजी। इसे ध्यान रखें। अलाउद्दीन से संबंधित एक दो फैक्ट है, वो ध्यान रखिए कि अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। सिकंदर ए सानी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी के नाम से अपने आप को विभूषित किया। साथ ही इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद को स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। देखिए, इल्तुतमिश ताकतवर शासक था, लेकिन उसने खलीफा अपने आप को घोषित नहीं किया। उसने क्या किया? खलीफा से स्वीकृति प्रदान करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिए कि खुद खलीफा घोषित ना करके खलीफा से स्वीकृति प्रदान कराए। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विवाद का संबंध किससे था? सल्तनत काल में। इसका जवाब है कृषि से। कृषि से संबंधित है दीवाने अमीर को। ये किसने घटित किया? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने घटित किया था। किस लिए किया था? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, दीवाने अमीर कोही, याद रखने के लिए कोही से आप लोग कृषि को जोड़ के देख सकते हैं कि अमीर कोही ये किससे संबंधित था? कोही से क, इससे आप लोग जोड़ के देख सकते हैं कृषि। कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया जिसका नाम दिया गया दीवाने अमीर कोही। ठीक है। इसमें क्या होता था कि इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक से अधिक भूमि कृषि कार्य के लिए देता। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक किसने शासन किया? देखिए, ये क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन है, अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसमें से क्या होगा? इसमें से ज्यादातर बच्चे मुझे लगता है ये तो सैयद वंश देंगे या लोदी वंश देंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी दिल्ली सल्तनत का वंश है, इसमें ये 2 वंश है, सैयद और लोदी, बहुत ज्यादा नाम नहीं किया है। जितना कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश ने जितना नाम कमाया, उससे कम नाम तो सैयद वंश और लोदी वंश ने कमाया है। तो ज़्यादातर को इसका जवाब होगा या तो सैयद वंश या लोदी वंश। और आपका जवाब बिल्कुल गलत होगा अगर आप सैयद वंश और लोदी वंश को क्लिक करते हैं। इसका जवाब है खिलजी वंश। जी हाँ, खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था। और इसमें कितने बड़े-बड़े नाम थे। अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे कितना फेमस है, लेकिन इसका शासनकाल सबसे कम था। कितना सा शासनकाल? इसका शासनकाल सिर्फ 30 साल, 1290 से लेकर 1320 तक। यहाँ मैं सारा आपको शासनकाल सारे वंश का दे दिया हूँ, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। जैसे गुलाम वंश 1206 से 1390, इसका मतलब हो गया इसने 84 साल तक शासन किया। खिलजी वंश 1290 से 1320, मतलब 30 साल तक। तुगलक वंश 1320 से 1414, ये आपको हो जाता है 94, 94 साल तक। सैयद वंश 1414 से 1451, ये आपको हो जाता है कितना? 37 साल। लोधी वंश 1451 से 1536, ये हो जाता है 49, 75। ये है जितने भी शासक वर्ग थे सल्तनत काल में, वो कितने साल शासन किए उसका। सबसे कम क्या है? आप देख सकते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320। ध्यान रखिए। इसी के साथ जैसे सबसे कम किसने किया, सबसे ज्यादा पूछेगा, क्या होगा इसका जवाब? आराम से देखिए, 84 साल है, 30 साल है, 94 है, 37 और 75 है। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा 94 किसका है? तुगलक वंश का, 1320 से 1414। सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश। सबसे ज्यादा तुगलक वंश। बिल्कुल ध्यान रखिए इस सवाल। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था? निम्नलिखित में किसने कराया था? ये मुझे लगता है आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे। इसका निर्माण जो वर्तमान स्वरूप में शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 45, 5 साल का शासनकाल था, के बीच पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया है। जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे पुराना किला जरूर देखे होंगे। शेरशाह सूरी के द्वार किला, एक पूर्णा मस्जिद, सेन मंडल आदि भवनों का निर्माण पुराना किला के अंदर कराया गया। पुराना किला के अंदर तो 3 चीज जो फेमस है वो है किला कोहना, सेन मंडल। ये पुराना किला के अंतर्गत ही आता है। हुमायूं ने शेरशाह द्वारा निर्मित शेर मंडल इमारत में एक पुस्तकालय का स्थापना किया था। पुस्तकालय खोलकर आप जानते हैं कि हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। वो लाइब्रेरी या पुस्तकालय या शेर मंडल इमारत नहीं बनी। अकबर द्वारा आगरा का किला,
आगरा का लाल किला और फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किया गया था। शाहजहां द्वारा किस किस का निर्माण किया था? मेनली शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किया। कंधार निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा झटका पहुंचा। क्यों पहुंचा था कंधार निकल जाने से मुगल साम्राज्य? इसका कारण है कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार जब मुगल के हाथ से निकल गया तो उसे काफी बड़ा धक्का लगा। इसके काल में कंधार निकला था हाथ से। फाइनली शाहजहां के काल में कंधार पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल के ईरान के हाथ में चला गया था। उसके बाद कभी भी वो भारत का अंग नहीं बन गया है। जबकि अगर आपको पता हो कि बाबर से लेके बाद के समय तक कंधार के साथ क्या होता था, कभी जाता था, कभी वापस मुगल द्वारा ले लिया जाता था। लेकिन शाहजहां के काल में जब कंधार एक बार ईरानियों के हाथ में गया, उसके बाद कंधार कभी भी वापस भारत में नहीं आ पाया। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया था? डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में खोला था। ठीक है। 1605 में मुसलीपट्टनम में डचों ने खोला। 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना किया और अपना मुख्यालय भी बना लिया। तो पुलिकट में इसने क्या किया था? स्वर्ण सिक्के ढालने का कारखाना जो पुलिकट में डचों ने बना दिया था। 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना किया। देखिए इसमें से वो चीज पूछा जा सकता है क्या कि सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले मछलीपट्टनम हुआ था, ये 1605। और एक चीज और कि किस जगह स्वर्ण सिक्के पैगाड़ ढाले जाते थे? स्वर्ण सिक्के कहाँ ढाले जाते थे? वो ढाले जाते थे पुलिकट में। पुलिकट में कब फैक्ट्री खोला गया था? 1620 में। बंगाल के किस मुगल सूबेदार द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलीकट्टा और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी अंग्रेजों को? ये प्रदान किया गया था, नजीमुद्दीन ने किया था। 3 गांव कौन कौन सा गांव है? सुल्तानाती, कलीकाटा और गोविंदपुर नामक। ठीक है। तो एक्चुअली जब यही 3 गांव जो है बाद में ये इसमें से जो जॉब चौराहा में कलीकाटा, जिसे आधुनिक कलकत्ता कहा जाता है, कोलकाता का निर्माण किया था। जॉर्ज चर्नाक द्वारा कोलकाता की स्थापना की गई थी और फोर्ट विलियम नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया गया था। आधुनिक कोलकाता निर्माण का श्रेय किसे जाता है? जॉर्ज चर्नाक को दिया जाता है। और जॉर्ज चर्नाक ने किन किन जगहों को मिलाकर कालीकाटा बनाया था? कालीकाटा, ये कोलकाता जो आप बोलते हैं, नाम चेंज होते रहा है। तो ये 3 गांव, 3 जगह थे, सुल्तानाती, कलीकाटा और गोविंदपुरी। तो ये तीनों की जमींदारी जो बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को इन तीनों गांव की जमींदारी प्रदान किया था। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यज्ञ विद्या चैनल को यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर कीजिए, अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए यज्ञ विद्या हमेशा लेके आता है। टेस्ट सीरीज रात के 10 बजे आपके घर पे आ जाता है। आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और नया नया क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2023 से के लिए यह मीडिया टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है। तो जो बच्चा आज पहली बार जुड़ा है वो पुराना टेस्ट भी जाकर दे सकता है। साथ ही साथ पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, उसे भी देखिए। हर टॉपिक पे लगभग 4-5 वीडियो आ चुके हैं। हर टॉपिक पे 3-4 वीडियो कम से कम आप सुनिए। मैथ, रीजनिंग, ज्योग्राफी, साइंस, सारे टॉपिक पे वीडियो है। हर वीडियो में कम से कम 50-60 आपको फैक्ट मिल जाएगा। तो जाइए पुरानी वीडियो को देखिए, पुराना टेस्ट दीजिए और नया टेस्ट आज आने वाला है उसे भी दीजिए। आमेर के शासक जयसिंह ने खगोलशास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण की सहायता हेतु एक सारणी बनाई, उसका नाम? ये क्वेश्चन हर 2-3 साल में एक बार जरूर आ जाता है किसी न किसी एग्जाम में। या तो पीसीएस का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। क्या नाम दिया गया? नाम दिया था जिज मोहम्मद शाही। देखिए आमेर के शासक जो जयसिंह थे ये बहुत बड़े मुगल शासक थे। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण कराया था। आप जानते होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे आप लोग दिल्ली, जयपुर या कहीं भी जितने जगह है, कहीं ना कहीं आप लोग ये वेधशाला जरूर गए होंगे। ये दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो जयसिंह का ही देन है। तो इन 6 जगह जो 5 जगह दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण किया था। किसने? जयसिंह ने, आमेर के शासक जयसिंह ने। और उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिसमें लोगों को खगोलशास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता मिली। इस सेट का नाम जिज मोहम्मद शाही रखा गया था। 1722 ईस्वी में जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना किया। जयपुर शहर की स्थापना जयसिंह ने किया था, ये आप लोग सारे बच्चे लगभग जानते हैं। यह एक बार ध्यान जरूर रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
इलाहाबाद की प्रथम प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की 2 संधि हुई, प्रथम और द्वितीय। प्रथम संधि कब हुई है? आप लोग में से कुछ बच्चे इसको ज़रूर जानते होंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था ये हो सकता है आप लोग भूल जाएँ कि संधि का मेन बातें क्या था आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन संधि कब हुई थी बिल्कुल मत बोलिए। इतना आसान क्वेश्चन कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रहा, बहुत सारे बच्चे से पीछे आ जाएँगे। प्रथम संधि कब हुई थी? प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1965 में। किसके बीच हुई थी? प्रथम संधि हुई थी अंग्रेज क्लाइव, खासकर क्लाइव थे वहाँ पे, क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की वहाँ हुई थी प्रथम संधि इलाहाबाद की। समय है 12 अगस्त 1965। इसमें क्या-क्या हुआ था? 2-3 मुख्य बिंदु है, तो देख लीजिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया इस संधि के द्वारा। किसने दिया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिया था अंग्रेजों को। कौन से? क्लाइव को दे दिया गया था। मुगल सम्राट को अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा लेकर दे दिया गया था। पहले अवध के नवाब के पास इलाहाबाद और कड़ा का कड़ा था, उसको लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया था। ये सब इस संधि के अंतर्गत ही है। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, ये संधि में लिखा है। ये मेन पॉइंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखिए। एक पॉइंट और, अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का जागीर भी मिला। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि का मुख्य बात है। इलाहाबाद का द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। किसके बीच? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। 2 संधि है, दोनों संधि का डेट याद रखिए, क्या-क्या बातें हुई वो भी याद रखिए। इलाहाबाद की दूसरी संधि पे अगले सेशन में क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या हुआ था ये भी आप लोग को बताया जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? लोग में से सब बच्चे को पता होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था सालाबाई की संधि से। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे नहीं पता है बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमेशा आता है, इस साल भी आ सकता है। 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 76 से 82 के बीच में, और इसका अंत कब हुआ? 1782 में हुआ है, सालाबाई की संधि के द्वारा हुआ है। सालाबाई की संधि का प्रमुख प्रावधान क्या है? ये सब मेन पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए कि इस संधि में क्या-क्या हुआ था। उस रहस्य में लिखा हुआ है, समय बचाने के लिए मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस आप लोग जाके इसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें एक चीज़ और पूछा गया था, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि हुई है 1 मार्च 1776 हुआ है। लेकिन पुरंदर की संधि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मतलब कार्यान्वित नहीं हो पाया पुरंदर की संधि, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो इस संधि को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ये संधि कार्यान्वित भी नहीं हो पाया पुरंदर की संधि। सूरत की संधि 1775 में हुआ था, रघुनाथ राव और बॉम्बे सरकार के बीच में हुआ था। बेसिन की संधि 1812 में हुआ है, पेशवा बाजीराव सेकंड और औरंगजेब के बीच में। तो क्या हुआ, किस संधि में क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन में और चार्ट में लिया गया है स्लाइड में, तो पीपीटी को अच्छे से देखिए, यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन। किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? किस चार्टर? बहुत सारा एक्ट था, 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के एक्ट में। 1 लाख रुपया किस पे? शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान रखा गया। इस एक्ट में 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान के अलावा एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था? कि इसमें कंपनी का भारतीय व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापार पे एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार होगा वो समाप्त हो गया। चाय, चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। तो चाय पे और चीन के साथ जो व्यापार है उस पे एकाधिकार बना बना रहेगा, का, लेकिन भारतीय व्यापार पे व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1786 में क्या हुआ था? 1786 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का भी अधिकार दे दिया गया। सिंपल वर्ड में ये सोच ली, जान लीजिए कि 1786 में कॉर्नवालिस थे, तो वो चाहते कि सारा सारा शक्ति उनके हाथ में चला जाए, इसलिए वो अधिनियम लेके आए थे 1786 का। 1793 के में क्या हुआ था, ये 1813 से पहले का बात है। जैसे 1813 में देखिए, ये क्रोनोलॉजी में देखते हैं कि 1813 के एक्ट में क्या था कि भारतीय व्यापार पे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ चाय और चीन पे एकाधिकार बना रहा था। तो 1793 मतलब उससे 20 साल पहले क्या हुआ, उससे 20 साल पहले हुआ था कि एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 1793 में 20 साल के बढ़ा दिया गया, मतलब 1813 तक के लिए, और 1813 में क्या हुआ वो हमने पीछे देख लिया था। 20 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों के वेतन शिफ्ट से मिलने लगा था, ये था 1793। 1833 के एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन को भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये 1793, 1813, 1833 ये क्रमोलॉजी में है, खासकर व्यापारिक एकाधिकार से संबंधित। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए, इसको बस अच्छे से क्रमोलॉजी को देखते रहे।
1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब है लाला हंसराज ने किया था। देखिए लाला हंसराज जो है अंग्रेजी के प्रबल समर्थक थे, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के बहुत ज्यादा समर्थक थे। उन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। दयानंद सरस्वती, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन दयानंद सरस्वती ने किया था। किस साल किया था? 1784 में। जबकि हिंदी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वामी सदानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्वामी सदानंद ने 1902 में हरिद्वार में किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्यों? भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। इसमें 2-3 चीजें, कहाँ पे हुआ है? हरिद्वार में हुआ। हरिद्वार में क्या नाम है? गुरुकुल विश्वविद्यालय। प्रोफेसर डी के कर्वे 1906 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डी के कर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। किस साल हुआ था? 1906 में हुआ था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। देखिए जो नाम दिया गया है इसमें आपको, या तो बच्चे भीमराव अम्बेडकर को टिक करेंगे या किसको करेंगे? महात्मा गांधी। मैं कहा ज्यादातर बच्चे, लेकिन इसका सही जवाब है डी.आर. सिंधे। डी.आर. सिंधे ने जो है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का स्थापना किया 1906 में बंबई में, आज के समय का मुंबई में। डी.आर. सिंधे ने स्थापना किया था किसका? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का। और ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा आत्म सम्मान आंदोलन चलाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किए थे। देखिए दो अलग अलग, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी और एक है दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। कैसे याद रखेंगे? आसान चीज बता, जहां पे फेडरेशन लिखा होगा वो होगा भीमराव अम्बेडकर, जहां पे फेडरेशन नहीं होगा वो होगा डी.आर. सिंधे। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किसका स्थापना किसने किया। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ज्यादा फेमस है, तो हो सकता है ज्यादातर बच्चे भीमराव अम्बेडकर में टिक कर दे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर में आपको टिक करना है जब आपको उस संस्था का नाम फेडरेशन के साथ हो, जैसे कि दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। अगर फेडरेशन उसमें लगा हुआ है तो होगा भीमराव अम्बेडकर, या फेडरेशन न लगा हो मतलब डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, तब क्या होगा? तब होगा डी.आर. सिंधे। गांधी जी ने 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किया था। देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन महात्मा गांधी ने किया था। ये फेमस है, शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो फिर मैं बताऊंगा कि फेडरेशन और एसोसिएशन ये दो अलग अलग नाम है। फेडरेशन है किससे? भीमराव अम्बेडकर से। एसोसिएशन है किससे? एसोसिएशन है महात्मा गांधी। सिंपल न फेडरेशन न एसोसिएशन, ये किससे? ये है डी.आर. सिंधे से। तीनों में डिप्रेस्ड एंड, लेकिन तीनों अलग अलग है। इसे आप लोग बिल्कुल बहुत बारीकी अंतर है, लेकिन इसे एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, ध्यान रखिए। कौन काकोरी कांड मुकदमे सरकारी वकील था? काकोरी कांड आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस था हम लोग के लिए। जो उस समय शहीद हुए थे, काफी बड़ा काम करके गए थे, और उसमें सरकारी वकील कौन था? ये प्रश्न है। सरकारी वकील है जगत नारायण भल्ला। काकोरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के काकोरी में ट्रेन में डकैती किया गया था। ठीक है, डकैती किया था। क्यों किया गया था? खजाने के लिए किया गया था, लूट के लिए, जिससे कि स्वतंत्रता संग्राम को और आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें जो पकड़े गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, फखरुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इसको इन लोगों को फांसी दे दिया गया। कहाँ दिया गया था? गोरखपुर जेल। किनको गोरखपुर जेल में? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, सफाउल्लाह खान फैजाबाद जेल में, रोशन रोशन सिंह को नई जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया था गोड्डा जेल में, फांसी दे दिया गया था। देखिए मैं इसलिए बार बार जेल बोल रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा पूछा जा सकता है कि राजे राम प्रसाद बिस्मिल जो कि काकोरी डकैती में पकड़े गए थे, इनको किस जेल में फांसी दिया गया था? उसका नाम गोरखपुर जेल, फैजाबाद जेल, नैनी जेल। आजकल जो बच्चे बिहार का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी का एग्जाम जब अगले साल देंगे, कि पीसीएस के एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है इस प्रश्न की। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि किस क्रांतिकारी को किस जेल में फांसी दिया गया था।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सरकारी वकील कौन थे? सरकारी वकील का मतलब होता है जो मुकदमे की पैरवी करते हैं सरकार की तरफ से। उनका नाम है जगत नारायण मुल्ला। ये सरकार की तरफ से पैरवी किए थे। सरकार की तरफ का मतलब ये हो गया कि ये क्रांतिकारियों के अगेंस्ट में पैरवी किए थे। ठीक है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिलोंग करने वाला, क्रम बताने वाला कि किसके बाद कौन सा आया है, क्रोनोलॉजी के लिए आपको बताना है कि किसके बाद कौन सा आया है। ठीक है, इसका जवाब होगा 1 2 3 4। क्यों होगा? हम लोग ईयर देखते हैं, ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए, कांडी एग्रीमेंट समझौता, ये आप लोग जानते हैं 1931, 5 मार्च 1931 भगत सिंह की फांसी। 23 मार्च 1931, इसका तो हर समय 23 मार्च को, हर समय आपको देखते हो कि हर साल 23 मार्च को भगत सिंह के नाम पे बहुत सारा आयोजन भी होता है। अच्छा बच्चा को पता होगा 23 मार्च को भगत सिंह का बलिदान दिवस है। गांधी अवधि से पहले 5 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ। उनके पास एक कुछ कुछ दिन का गैप है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है पूना समझौता 24 सितंबर 1932, इसमें बहुत सारी किताब में 24 सितंबर और 26 सितंबर दोनों दिया गया है। आप लोग को दोनों बता देता हूँ, कहीं 24 दिया गया, कहीं 26 दिया गया। एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछा जाएगा, या तो 24 पूछा जाएगा या 26 पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन, इसलिए मैं एनसीईआरटी को रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी बुक में 24 है, किसी में 26 है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा 24 और 26 कभी नहीं रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप लोग कंफ्यूज मत होंगे, तो एक क्रम में से सजा दें। तो ये था हमारा आज का याद पे सेशन। कैसा लगा आप लोग? प्लीज बताइए, अपना कमेंट कीजिए। आप लोग और क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम लोग हमारी टीम को बताइए। हम लोग नेटवर्किंग साइट पे है, सोशल मीडिया पे है, जहां से सुविधा हो सकती है वहां से जग विद्या से जुड़िए। आज आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का टेस्ट होने वाला है। बच्चे जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि रात 10 बजे आप मैथ और रीजनिंग का टेस्ट जो अपने पे देख सकते हैं। जो बच्चे पुराने उनको पता हो टेस्ट दीजिए, मैथ रीजनिंग का डिस्कशन लेके हम लोग आगे आएंगे। आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, देखते रहिए, देखते रहिए।